नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए जहां एक तरफ सत्ता दल बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे, तो अब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारने के लिए तैयार कर दिए गए हैं। इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बद्रीनाथ विधानसभा सीट से चमोली के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लखपत बुटोला को टिकट दिया और मंगलौर से पूर्व विधायक कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन को भी टिकट दे दिया गया है। साथ ही उन्होंने दावा करते हुए कहा कि दोनों कटावर प्रत्याशियों के दम पर इस बार दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत का परचम लहराएगी। कांग्रेस पार्टी ने आज उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं के उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। मंगलौर विधानसभा से काजी निजामुद्दीन जो है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होंगे और बद्रीनाथ विधानसभा से लखपत बुटोला कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होंगे। दोनों ही कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। काजी निजामुद्दीन पहले भी जो है 2 विधानसभा के सदस्य रहे हैं, के राष्ट्रीय सचिव हैं और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के जो है सह प्रभारी हैं। बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और निश्चित तौर पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। और बद्रीनाथ सीट पर लखपत बुटोला जी पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। उनकी बद्रीनाथ क्षेत्र की जनता में अच्छी पकड़ है, जनता के सुख दुख में शामिल रहते हैं। मुझे लगता है निश्चित तौर पर मोदी कैबिनेट में अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा को जगह मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। इस बात को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बेशक लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 5 सीटों पर हैट्रिक होना कांग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों से एक एक सांसद को मोदी कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं करके गढ़वाल क्षेत्र की उपेक्षा की है। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि 60 साल कांग्रेस ने सत्ता में राज किया है, लेकिन उसके मुकाबले मोदी जी की सरकार में उत्तराखंड को जितना प्रतिनिधित्व मिला है वो शायद ही कांग्रेस के शासन में मिला हो। हुआ देखिए, उत्तराखंड ने 3 बार, बेशक ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छुटभइये नेता से लेकर के प्रधानमंत्री तक हैट्रिक 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 5 कमल 5 कमल 5 कमल दो 5 कमल दे दिए। 19 में भी दिए, 14 में भी दिए और अब 24 में भी दे दिए। 5 कमल देने का आपने उत्तराखंड को सिला क्या दिया? आपने अजय भट्ट जी को बेइज्जत करके निकाल दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री थे, अरे खट्टर जैसे आदमी को खट्टर को आपने बना दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत में क्या बुराई थी? अनिल बलूनी तो आपके किचन कैबिनेट के मेंबर थे। यानी कि आपको 5 सांसद लगातार 3 बार देने का उत्तराखंड को सिला ये मिला कि आपने बेचारे अजय टम्टा जी को एक बार, उनको बधाई है, अजय टम्टा जी को हमारे मित्र हैं, उनको हम बधाई देते हैं, लेकिन आपने पूरे गढ़वाल की उपेक्षा कर दी, गढ़वाल को नजरअंदाज कर दिया। गढ़वाल को आपने मिनिस्टर ही नहीं दिया और उत्तराखंड को केवल एक राज्य मंत्री दिया। आपको तो उत्तराखंड को एक कैबिनेट मंत्री देना चाहिए था, एक राज्य मंत्री देना चाहिए था, एक गढ़वाल संभाग में देना चाहिए था, कुमाऊं संभाग में देना चाहिए था। और आपने 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लगातार 3 बार 14 में, 19 में, 24 में 3 बार लगातार जिताने का जो फल दिया वो आपने अजय टम्टा जी के रूप में दिया। तो दुर्भाग्यपूर्ण है, एक केवल राज्य मंत्री आपने इस प्रदेश को दिया। अजय टम्टा जी को भी बनाते, यहाँ भी उत्तराखंड से एक बना देते, गढ़वाल से एक बना देते कैबिनेट मंत्री। देखिए भाई, जब जब कांग्रेस की सरकारें थे, 60 साल कांग्रेस ने राज किया है और कांग्रेस के कार्यकाल को भी देख लीजिए आप कि उन्होंने कितना प्रतिनिधित्व दिया है। मोदी जी ने तो देखो हमको सीडीएस यहाँ दिए हैं, यहाँ से अजीत डोभाल जी हमारे जो है पूरे प्रधानमंत्री काले को जो है बखूबी कई वर्षों से आप देख रहे होंगे कि उनके वो जो है पूरा काम देखते हैं। और मुझे लगता है राजधानी देहरादून में हुए गोलीकांड में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि अन्य 2 घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि बीती रात देहरादून के नेहरू ग्राम के डोभाल चौक क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
और आरोपी की तलाश में नाकेबंदी की। इस बात पर देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि इस मामले में मुख्य अभियुक्त देवेंद्र शर्मा उर्फ भारद्वाज समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 10 बजे सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को कि डोभाल चौक के पास कोई फायरिंग की घटना हुई है और इसमें 2 लोग इंजर्ड हुए हैं। जिस इंजर्ड को तत्काल अस्पताल जो उनके जानने वाले थे तत्काल ले गए, यहाँ पर पुलिस भी पहुँच गई थी। समझ जानकारी से पता चला कि जो अभियुक्तगण थे जिनके द्वारा फायर किया गया वो एक कार से, जो कार नंबर दिया गया था वहाँ पर, उस कार से फरार हो गया। चूँकि सूचना तुरंत फ्लैश हुई थी तो उस कार का ट्रेस आउट किया गया। जो कार आशा रोडी बैरियर तोड़ने के बाद आगे पुलिस पर रोकने के दौरान वो जंगलों में भाग गए थे। उस जिनकी कॉम्बिंग लगातार की गई और अभी तक वो उनकी अरेस्ट नहीं हो पाई। अन्य जो घटनाक्रम जो मौके पर घटनाक्रम हुआ था उस पर जानकारी में पता चला कि ये 10-12 लोग का एक ग्रुप है जो यहाँ पर प्रॉपर्टी का काम, गाड़ियों के खरीदना बेचना या अन्य जो ब्याज पे काम करते हैं और सभी लोग एक दूसरे से परिचित हैं। इनमें बीच में कभी ऐसी कोई रंजिश की बात या कोई ऐसी शिकायत थाने पर आई हो कि इन पर कोई ऐसी बात हो तो कहीं कोई प्रकाश में नहीं आई। इसमें एक ग्रुप अपनी गाड़ी को लेने के लिए, जिसमें मृतक पक्ष है रवि बुटोला जी हैं और उनके साथ जो छेत्री सुभाष छेत्री और मनोज नेगी करके जो 2 इंजर्ड हुए हैं, ये लोग अपने दोस्तों के साथ अपनी एक गाड़ी जो टाटा की थी वो एक शंभू यादव नाम के व्यक्ति के माध्यम से जो हमारा एक्यूज अभी जो पकड़ा गया है मनु भारद्वाज, इसके थ्रू वो सेल की बात पता चली। वो अपनी गाड़ी को लेने यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन इसी दौरान किसी ने ये बात फैला दी कि आज आईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल देवी भूमि लाखा मंडल में देव दर्शन करने वे चारधाम यात्रा भ्रमण करने आए। बताते चले कि आईजी गढ़वाल ने पांडव कालीन शिव मंदिर व देव चिन्हों के दर्शन किए, जिसमें स्थानीय पुजारी बाबूराम शर्मा ताजीराम बहुगुणा द्वारा आईजी गढ़वाल को मंदिर में देव चिन्हों के एवं देवताओं के दर्शन कराए गए। वे पूजा अर्चना कराई गई और प्राचीन कालीन से शिव मंदिर के बारे में अवगत उन्हें करवाया गया। चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग द्वारा आदेश दिया गया कि अगर यात्रा के दौरान तकनीकी खराबी से कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त होता है तो AITO पर कार्रवाई होगी। इस बात को लेकर उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त संत कुमार सिंह ने कहा कि ग्रीन कार्ड गाड़ी के लिए शुरुआत में जारी होता है, लेकिन वो गाड़ी नंबर तक कई सारी ट्रिप करती रहती है, जिसके बीच तकनीकी खराबी आ जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि संचालन के दौरान गाड़ी के ब्रेक और कल्चर के अलावा वाइपर में खराबी आने से भी दुर्घटना हो सकती है, जिसे देखते हुए ARTO के और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो रास्ते में औचक रूप से निरीक्षण करेंगे। ग्रीन कार्ड जारी करने के बाद यात्रा भर चलती रहती है। ग्रीन कार्ड तो अभी जारी होता है, यात्रा नवंबर तक चलेगी, तो उस नवंबर तक बहुत सारी ट्रिप्स होती हैं और कई बार गाड़ी संचालन के दौरान उसमें कोई फॉल्ट उत्पन्न होती है। हो सकता है कि आज ही ग्रीन कार्ड बनाए और 2 दिन बाद उसमें कोई खराबी आ जाए, ब्रेक में खराबी, क्लच में खराबी या स्टीयरिंग में खराबी। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। पहाड़ में बारिश होने लगती है तो वाइपर जैसी छोटी चीज़ से भी दुर्घटना हो सकती है। अगर वाइपर आपका काम नहीं कर रहा है, कहीं ख़राब हो गया है और चेक नहीं किया गया है और बारिश हो गई और धुंध हो गई, तो ये सब इश्यूज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए इस बार ख़ास तौर से निर्देश दिया गया है कि हमारे अधिकारी औचक रूप से रास्ते में भी निरीक्षण करें। रास्ते में निरीक्षण करने के लिए, क्योंकि RI होना ज़रूरी है, टेक्निकल पर्सन होना ज़रूरी है फिटनेस देखने के लिए या अनफिट करने के लिए, तो ये कहा गया है कि जो हमारे ARTO हैं या TTOs हैं, जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, वो अपने साथ समय समय पर RI को भी ले जाएं, चाहे थोड़े समय के लिए ले जाएं। RI बहुत कम है हमारे पास, अगर 1-2 घंटे के लिए भी ले जाएंगे तो कुछ गाड़ियां चेक होंगी और अगर किसी की फ़िटनेस में कोई कमी है तो उसको फ़िटनेस कैंसिल करके उसको मरम्मत करके दोबारा फ़िटनेस के लिए कहा जाए। जहां एक और पूरे देश में आज ईद का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, मगर गर्मी के सितम से कहीं ना कहीं इस त्योहार पर भी असर डाला है। एनवी न्यूज की टीम ने आज उधम सिंह नगर में दुकानदारों से बातचीत की तो उनका कहना था कि इस बार ईद पर गर्मी की वजह से दुकानदारी में भारी असर देखा गया है। कहीं दुकान भी बंद दिखी। गर्मी का सितम लगातार उत्तर भारत में जारी है। तापमान 40 के पार रह रहा है और अभी मौसम विभाग की माने तो गर्मी का सितम लगातार जारी रहेगा। एएनबी न्यूज की टीम लगातार उत्तराखंड में बिजली कटौती को भी प्रमुखता से दिखा रही है, जिसका असर दिख रहा है। अब उत्तराखंड के कई इलाकों में फिलहाल बिजली ठीक आ रही है। देश भर में आज ईद का
त्योहार मनाया जा रहा है और ईद की झलकियाँ लगातार दिख रही हर जगह। मैं उत्तर भाई बात कर जाए, उत्तर भारत में लगातार गर्मी का सितम भी जारी है और इस गर्मी के सितम में लोग ईद का त्यौहार मना रहे हैं। और सीधे मैं इस समय हूँ उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जनपद में और यहाँ हम सीधे लोगों से बातचीत करते हैं कि किस तरीके से गर्मी सितम है, क्या उनकी दुकानदारी पर असर पड़ रहा है, क्या कोई समस्याएं आ रही हैं। सीधी बात करें, क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे, गर्मी पड़ रही है, किस तरीके से दुकान पर असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है, दुकानदारी बिल्कुल है ही नहीं, गर्मी की वजह से सारी दुकानदारी खत्म हो चुकी है। आज ईद का त्यौहार है, लोग घर से निकल रहे हैं? बिल्कुल नहीं निकल रहे। तो लोगों ने बताया कि गर्मी की वजह से लोग ईद का त्यौहार पर भी दुकानदारी करने खरीदारी करने नहीं पहुँच रहे हैं। या कुछ और भी लोगों से उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं कल बादल करते हाँ बादल करते बातें करते क्या कहेंगे, गर्मी में दुकानदार बाहर निकल रहे हैं तो या ग्राहक बाहर आ रहे हैं? नहीं आ रहा है, यहाँ पर दुकानदारी नहीं है बिल्कुल। और गर्मी का तापमान लगभग कितना चल रहा है? ऐसी है 40-45 तो 44-45। तो यहाँ लगा कि यहाँ पे बेहद गर्मी है और दुकानदारी नहीं हो रही है। बता रहे हैं कि इस पर बहुत तकलीफ, मगर आज दुकानें खाली वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रिपोर्ट उधमसिंह नगर। बकरीद पर ईदगाह में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने नमाज अदा की। इस दौरान पर्व की एक दूसरे को बधाई दी गई। बच्चे भी नमाज पढ़ने सज धज के वहां पर पहुंचे। बकरीद पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईदगाह में मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा करने पहुंचे और अल्लाह की इबादत में हजारों हाथ जो है वो उठे। वहीं उनके मस्जिदों में नमाज अदा की गई। देश में खुशहाली और तरक्की की दुआ भी की गई। इसके बाद कुर्बानी दी गई। परिवार के सदस्यों के साथ बच्चे भी सज धर कर नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। इसमें जो होती है वो ये होती है कि जानवर ख़रीदा जाता है, उसे ज़िबा किया जाता है। ये एक तरीक़ा है नबी का, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी थे। उन्होंने अपने अल्लाह के हुक्म से अपने बच्चों को ज़िबा करने, हालांकि ज़िबा नहीं करवाया अल्लाह ने, लेकिन उस सुन्नत को, उस तरीक़े को मतलब कि अदा किया जाता है, जानवर ज़िबा किया जाता है। कितने बजे आज जो है अमन के लिए तो दुआ की गई, लेकिन देश के अमन के लिए कहते हैं कि सबसे पहले कोई सा भी देश हो उसमें अगर इंसाफ होगा समझे तो देश तरक्की करेगा। इंसाफ होना चाहिए और नफ़रत की दीवार नहीं होनी चाहिए। आपस में मोहब्बत प्यार से रहेंगे तो देश तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। और यहाँ अलग अलग तरीके, अलग अलग टाइम रहे मस्जिद में, अलग सबसे आखिर में। ऋषिकेश में आए दिन बढ़ रही गर्मी को देखते हुए आम आदमी से लेकर पुलिस का बुरा हाल नजर आ रहा है। ऐसे में लगातार लू के फराटे खा रही पुलिस लगातार ट्रैफिक व्यवस्था को चलाने में लगी हुई है। चिलचिलाती धूप में चार धाम यात्रा व्यवस्था को लेकर आ रही ट्रैफिक को सही तरीके से चलने के लिए खुद ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान ऋषिकेश के हर चौक चौराहे पर जाकर ट्रैफिक चल रहे पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर खुद ट्रैफिक व्यवस्था को बना रहे हैं। चंद्रभाग नटराज चौक, त्रिवेणी घाट चौक, गोरा देवी चौक, कोयल घाटी, श्यामपुर बाईपास के साथ अन्य स्थानों पर खाकी पहनकर पुलिस अपना पसीना बहाते दिखाई दे रही है। गर्मी के 44 के टेम्परेचर और लू के फराटे को झेलते नजर आ रही है। ट्रैफिक पुलिस हो या सीपीयू से लेकर होमगार्ड के जवानों के द्वारा लगातार ट्रैफिक व्यवस्था बनाई जा रही है। प्रदेश में इस बार फायर सीजन में त्राहिमाम हो रहा है। इस बार करीब 1600 हेक्टेयर से अधिक जंगल आग की चपेट में आ गए हैं, तो वहीं 10 लोगों की मौत भी अभी तक हो चुकी है। लेकिन वन विभाग बड़ी देर से जागा है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने 21 डीएफओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि डीएफओ पर कार्रवाई करना ही समाधान नहीं है,
है, क्योंकि कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट में परिवर्तन को लेकर विपक्ष लगातार कर रहा है। पर सवाल ये उठता है कि सरकार ने क्यों चिंतन मनन नहीं किया। कैबिनेट की भी अपनी जिम्मेदारी है, आपदा प्रबंधन विभाग की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उनके अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि टूल्स का इंतजाम करना उनका भी दायित्व है। देखिए, डीएफओ को नोटिस थमाना इस बात का समाधान नहीं है। कांग्रेस इसमें बहुत जल्दी ही आगे की रणनीति हम तय कर रहे हैं। हम प्रधान संगठन से इत्यादि से बातचीत भी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें केवल डीएफओ लेवल पर ही जिम्मेदारी फिक्स नहीं होनी चाहिए। क्यों कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट पर परिवर्तन के लिए जो बार बार विपक्ष मांग उठा रहा है, उस पर क्यों सरकार ने चिंतन मनन नहीं किया। कैबिनेट की भी तो अपनी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी आपदा प्रबंधन विभाग की भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट की। टूल्स के लिए इत्यादि के लिए पैसा तो डिजास्टर मैनेजमेंट को देना चाहिए। केवल फॉरेस्ट के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों हो रही है। सरकार ये भी तो बढ़ रहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के सचिव और उनके जो अन्य सहयोगी हैं उनके ऊपर कार्रवाई कब करेंगे। और केवल कार्रवाई करने से क्या होगा। क्या गांव के लोगों का कोई जुड़ाव जंगलों से है, इस बात पे एक मंथन होना चाहिए, इसमें बातचीत होनी चाहिए। पहले से हक हकूक मिलते थे, गांव के लोगों को चुकान की लकड़ी, चुकान के पत्थर की इजाज़त होती थी, उनका जंगल को अपना समझते थे, उनकी आजीविका से जुड़े हुए सवाल थे। लेकिन आज के दिन में लोग कट गए हैं। ठेकेदार, लीसी का ठेकेदार दूसरे जिलों का आके काम कर रहा है, लेबर बिहार से आ रही है, नेपाल से लेबर आ रही है। जब गांव के निवासियों को काम भी जंगल में नहीं मिलेगा, ठेकेदार भी स्थानीय नहीं होगा, बाहर का ठेकेदार होगा, तो जंगल को बचाने के लिए उस गांव का निवासी क्यों जाएगा। ये तय करना चाहिए कि ठेकेदार उसी गांव के आसपास का या कम से कम उसी बीट का हो। ये तय होना चाहिए कि रोज़गार में 80% से ज़्यादा जो लेबर रखे जाते हैं वो उसी परिक्षेत्र के रहने वाले ग्रामीण परिवेश के लोग हों, तब लोगों का जुड़ाव होगा। चुगान की लकड़ी जैसे मिलती थी वो मिले, हक हुकूक दोबारा खुलें, तो चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है। आग लगने के बाद कर्मचारियों की हालत देखी कि किस तरीके से जल के सड़क के किनारे पड़े हुए थे। कौन है उनके लिए जिम्मेदार। केवल डीएफओ को इनको सस्पेंड करने से ये आग समाप्त नहीं होगी। हम सब के दिलों में जो आग लगी हुई है, 10 लाख का मुआवजा क्या मजाक है। जिसका पति मर गया, जिसका बाप मर गया, क्या 10 लाख रुपए में से उसका पूरा जीवन चल जाएगा। परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश की और राष्ट्र की संपदा बचाने में उनकी जान गई है। उनको शहीद का दर्जा होना चाहिए। जंगल को अगर आप मानते हैं वाकई में इम्पोर्टेंट है, प्रकृति अगर आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो शहीद का दर्जा दीजिए और उनके परिवार के जनों को किसी को नौकरी दीजिए, उनको 25 लाख से ऊपर का मुआवजा दीजिए। लेकिन कुछ नहीं, जल गया आदमी, क्या फर्क पड़ा। बकरों की तरह जले हुए सड़क के किनारे पड़े हुए लड़के। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। डोईवाला के जोलीग्रांट क्षेत्र में बीती रात चंदन तस्करों ने चंदन प्रजाति के हरे पेड़ों पर आरियां चलाने पहुंचे। जब स्थानीय लोग पेड़ गिरने की आवाज सुनकर उठे तो चंदन तस्कर भाग खड़े हुए, लेकिन तब तक वहां 2 हरे पेड़ों को काटकर गिराने में कामयाबी उन्हें मिल चुकी थी। तस्करों के भागने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। सुबह होते ही सूचना वन विभाग व स्थानीय पुलिस को दी गई। वन विभाग व पुलिस द्वारा मामले के ऊपर संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी गई है। के करीबन 2-2:30 बजे की घटना है और रात को आए और ये कुछ पेड़ गिराए और 2-3 पेड़ गिरा दिए और कुछ पे आरी चलाई। काफ़ी आदमी थे और जब पेड़ गिरते उठे हम तो फिर वो भागते हुए नज़र आ गए थे हमें। करीबन 13-14 साल पुराने पेड़ थे और उन्हें काटने की कोशिश करी। चोरों के इतने हौसले बुलंद हैं कि वो रात को आके घर के पास में से ही पेड़ काट के ले जा रहे हैं। इसमें करीबन कुल 8-10 पेड़ रहे होंगे, जिसमें से 2 पेड़ मैंने गिरा दिए और 2-3 पे आरियाँ चली हुई हैं। तो घटना विभाग को दिए, वो आए हैं, देख के चले गए। वो अभी कोई आश्वासन नहीं दिया उन्होंने और चौकी को भी इंचार्ज किया था उन्होंने और हमारे पार्षद साहब भी आए थे, उन्होंने देखा है और अध्यक्ष साहब भी आए थे सागर वन वाले, उन्होंने भी देखा है। उन्होंने कहा हम बात करेंगे कि चौकी में भी बात करेंगे, ये कौन आ रहे हैं, इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि ये पेड़ों को रात को काट के ले जा रहे हैं। कल घर में से कुछ और सामान भी उठा के ले जाएंगे इस तरीके से। अब क्या चाहते हैं, इसे कार्रवाई की जाए। जो भी चोर ये ऐसे काम कर रहे हैं, इनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि ये घर के पास से आके पेड़ काट के ले जा रहे हैं। इनके कड़ी कार्रवाई।
साप्ताहिक बाजार से बाइक चोरी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी की बाइक बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को संबंधित धाराओं में चालान उसका कर दिया है। ग्राम धीमरखेड़ा निवासी शो सिंह ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि 13 जून की शाम करीब 5 बजे वह तांडा उज्जैन स्थित साप्ताहिक बाजार अपनी बाइक लेकर गया था, जिसे अज्ञात चोर चोरी करके ले गए। चोरी की घटना का पुलिस ने संज्ञान लेते हुए टांडा चौकी प्रभारी मनोज जोशी के नेतृत्व में टीम गठित कर सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन कर मुखबिर खास की सूचना पर वाहन चेकिंग के दौरान दंडियाल रोड से कुमायूं कॉलोनी कचनाल गांजी निवासी तालिम अली रजा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की। इलेक्शन के बाद कुछ घटनाएं बढ़ी हैं जिसमें मोटरसाइकिल चोरी की घटना थी। इस घटनाओं का संज्ञान लेकर के एसएसपी महोदय के नेतृत्व में सभी क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। एसएसपी सर का स्पष्ट आदेश था कि बाइक एक महत्वपूर्ण घटक है जो आम आदमी है उसके लिए, तो इसको प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में सेक्टर काशीपुर में गदरपुर में आज से 2 दिन पहले लगभग 12 बाइक रिकवर हुई है। आज ITI क्षेत्र में भी हमने 6 बाइक रिकवर करी और टांडा क्षेत्र चीमा चौक, ये हमारा जो काशीपुर थाना है, इसकी टांडा चौकी में भी एक बाइक चोरी हुई थी, उसको भी जो चौकी इंचार्ज टांडा है उनके नेतृत्व में सकुशल बरामद किया गया है। यह जो अभी तालीम है जो कचनाल गाजी का है, इसकी गिरफ्तारी की गई है। आज इसको बाइक रिकवर करके और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। क्या सर माना जाए कि ये नशे की पूर्ति करने के लिए जो है मोटरसाइकिल चोरी किया करते हैं? नशे की पूर्ति करने के लिए, अपना शौक पूरी करने के लिए नॉर्मली ये जितने भी अभी तक पकड़े जा रहे हैं भिन्न भिन्न घटनाओं में, वो चाहे चोरी की घटना हो, बाइक हो है या स्नैचिंग घटना, इनका जरिया मास ऐसा कुछ है नहीं। लिहाजा ये अपने शौक, अपनी ज़रूरतों को, महंगे गैजेट, महंगे कपड़े और इस तरह की ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए इनके द्वारा इस तरह की। बीती 11 जून 2024 को ग्राम गड़ीनेगी निवासी धर्मवीर सिंह पुत्र जोहर सिंह ने थाना कुंडा में शिकायत पत्र देकर बताया कि वह अपना नीले रंग का ट्रैक्टर घर के घेर में खड़ा कर अपनी ससुराल गदरपुर गया था। जब उसने वापस आकर देखा तो उसका ट्रैक्टर वहां से गायब था। शिकायत मिलते ही पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर करीब 50 सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया। इसी के साथ ही पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि नादेही चौराहे से जाफरपुर की ओर नहर किनारे एक ट्रैक्टर खड़ा है और कुछ लोग उसको बेचने की फिराक में लगे हुए हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और ट्रैक्टर बरामद कर लिया। थाना कुंडा पर दिनांक 15 तारीख को एक ट्रैक्टर चोरी के संबंध में सूचना मिली थी। वादी धर्मवीर सिंह निवासी गड़ीनेगी, उनके द्वारा ये बताया गया था कि 11 तारीख से 15 तारीख के बीच में ये घर से बाहर थे, तो इनके द्वारा जो घर पे ट्रैक्टर पार्क किया गया था उसकी चोरी हुई है। तो इसमें थाना कुंडा की टीम लगातार एक्टिवेटेड थी। एसएसपी उधम सिंह नगर के निर्देशन में एसपी काशीपुर और सीओ काशीपुर के निकट पर्यवेक्षण में ये थाना कुंडा की टीम लगातार इसमें एक्टिव रहते थे। काफ़ी सारे टेक्निकल डिटेल्स और सर्वेलेंस और मुखबिरी की सहायता से इसमें एक अच्छी सफलता 16 तारीख को हमें मिली है आज। और हमने 3 अभियुक्त, जगपाल सिंह ये गड़ीनेगी का निवासी है, देवेंद्र सिंह और अनुज कुमार ये दोनों अफजलगढ़ बिजनौर के निवासी हैं। इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इनकी निशानदेही पर जो चोरी किया गया ट्रैक्टर है उसको भी हमने बरामद किया है। तो इस कार्रवाई के लिए थाना कुंडा की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और एसएसपी उधम सिंह नगर की ओर से पूरी टीम को जो है 2000 रुपये का कैश रिवार्ड दिया गया। सर इनका पहले भी कोई आपराधिक इतिहास रहा है? इनका पहले आपराधिक इतिहास अभी तक कोई सामने नहीं आया, लेकिन इसके बारे में भी विवेचना में